नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ा अपना फेवरेट शो, वीकली शो प्रॉपर्टी जंक्शन, जिसमें प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम लोग यहां पर लेकर आते हैं। खास तौर पर एक तरह से राउंड अप पूरा होता है, यानी कि राउंड अप पूरे वीक का सारी जो बड़ी खबरें होती है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं अपने एक्सपर्ट्स के साथ और उसको बेहतर समझ के साथ यहाँ पर हम लोग आपके सामने लेकर आते हैं। आज भी वो क्रम जारी रहेगा और बहुत सारी खबरें हैं, उन पर आज हम लोग करेंगे डिस्कशन। और सभी खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी मार्ट के फाउंडर सुरेंद्र खारिया सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, आपके साथ शो शुरू करें उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि ऑन द शो में कौन कौन सी खबरें हैं जो कि आज हम लोग अपने शो में कवर करेंगे। तो हजारों खरीदारों को फ्लैट मिलने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। कहां का मामला है इसे समझेंगे, कैसे साफ हो गया है इसको भी समझेंगे। इसके बाद देखेंगे अब तेज होगा ईडा का विकास, कैसे तेज होगा, क्या कार्रवाई की गई है इसमें, उसको भी हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जानेंगे होम लोन लेने में छोटे शहर कैसे आगे हो गए हैं, क्या मामला है, कहां का मामला है और क्या एक रिपोर्ट जो आई है वो क्या कहती है, यहां पर उसको समझेंगे। इसके बाद जानेंगे अनसोल्ड फ्लैट्स के रखरखाव की जिम्मेदारी डेवलपर की होगी। एक मामला आया है, एक यहां पर आदेश दिया गया है कि डेवलपर जो होगा वो अनसोल्ड फ्लैट्स का यहां पर रखरखाव का जिम्मेदार होगा। क्या है पूरा मामला, इसको समझेंगे। इसके बाद देखेंगे बदलेगा कंस्ट्रक्शन वर्क का तरीका, किसने ऐसा बोला है, क्या ऐसा होने जा रहा है और क्यों कंस्ट्रक्शन वर्क की जो टेक्निक होगी उसमें बदलाव किया जाएगा, इसको भी हम लोग यहां पर बारीकी से समझेंगे। साथ में जानेंगे 2 साल में सबसे कम बड़ी घरों की कीमत ऐसा क्यों है, रिपोर्ट आई है इसको लेकर, ऐसा क्या मामला हो गया है और इसके लिए अपॉर्चुनिटी यहां पर क्या बनती है। इसके अलावा कई और सारी खबरें होंगी, उसको भी हम लोग अपने शो में आज चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। जेपी विस्टाउन में फंसे करीब 6000 खरीदारों को अपना फ्लैट मिलने का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। नोएडा के जेपी विस्टाउन में सुरक्षा ग्रुप ने करीब 5989 फ्लैट्स का निर्माण पूरा कर लिया है। कंपनी ने 63 टावर्स में से 31 टावर्स के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हासिल कर लिए हैं, जिनमें 3135 यूनिट्स शामिल हैं। बाकी 32 टावर्स के 2854 फ्लैट्स के लिए ओसी की आवेदन प्रक्रिया चल रही है और जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यह प्रोजेक्ट पहले जेपी इंफ्राटेक के तहत फंसा हुआ था और सालों से देरी की वजह से घर खरीदने वाले यहां पर इंतजार कर रहे थे। सुरक्षा ग्रुप ने 2024 में इसे संभाला और अब इसे पूरा करके होम बायर्स को सौंपने की उसकी तैयारी है। सर, घर खरीदारों के लिए कितनी बड़ी राहत आप इस फैसले को मान रहे हैं? अभिषेक जी, ये मान के चलिए कि जेपी के प्रोजेक्ट्स के जो फ्लैट हैं उनके बायर कोई 15 साल से इसका इंतजार कर रहे थे कब उनको अपना घर मिलेगा। तो आज की तारीख में अगर वो पोजीशन की स्थिति में आ रहे हैं और लोगों को उनकी मिलने की सुविधा बनने की बात हो रही है, तो ये बहुत बड़ी खबर है और लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। पैसा फंसा हुआ था, लोग किराए पे रह रहे थे, ईएमआई भी दे रहे थे, बैंक की किस्त भी दे रहे थे और घर मिलने को कहीं मतलब पता ही नहीं था घर कब मिलेगा। ये बहुत बड़ी खबर है और इसका स्वागत होना चाहिए। इस तरह की प्रक्रिया और आगे बढ़ना चाहिए। सर, जो अटके हुए प्रोजेक्ट्स हैं कई अलग अलग शहरों में, कई अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर ऐसी समस्या देखने को मिलती है, अटके रहते हैं। क्या उनके लिए सर ये व्यवस्था नजीर एक तरह से बन सकती है, आगे उसमें भी इजाफा, उसमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल सर, आप मान के चलिए कि जब कोई प्रयोग सफल होता है तो उसको बाकी जगह भी अपन को अप्लाई करना चाहिए, ताकि वो जो लोग हैं जिनका परेशानी में गुजर रहे हैं सके और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इस तरह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस प्रक्रिया को थोड़ा सा एक नज़ीर बन सकता है और जो दूसरी सरकारें हैं वहां पर भी इस तरह की व्यवस्था को लागू किया जा सकता है, जिससे कि घर खरीदारों को यहां पर फायदा होता हुआ मिल सकता है। सर, जो विस्टाउन के जो खरीदार हैं उन्हें क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए जिससे कि घर जो है वो उनको थोड़ा सा जल्दी मिल सके, पोजीशन थोड़ा जो है वो जल्दी मिल सके यहाँ पर? सर, खरीदारों के लिए तो अब जो फाइनल पेमेंट है जो कि 5% का और पोजीशन के टाइम का जो पेमेंट होता है उसकी अपनी तैयारी करना चाहिए। बिल्डर की जो डिमांड्स होती हैं उसको अपना पेमेंट करें और अपना जितनी जल्दी हो सकता है रजिस्ट्री करा के पोजीशन लें और अपने फ्लैट का एंजॉय करें। अब तो बस इसी पे सारे बायर्स को सोचना चाहिए, इसी तरह से काम करना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगली खबर की ओर। तो
तो यूपी सरकार ने यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि ईडा को 2,474 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन जारी किया है। इससे यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन खरीदने की जो प्रक्रिया है वो तेज़ हो सकेगी। साथ ही यमुना सिटी के लिए ज़रूरी लैंड एक्विजिशन को तेज़ी से पूरा किया जा सकेगा। ये राशि चीफ मिनिस्टर्स इंडस्ट्रियल एरिया एक्सपेंशन एंड न्यू इंडस्ट्रियल एरिया प्रमोशन स्कीम 2025-26 के तहत दी गई है और कुल 5,500 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान का ये हिस्सा है। भूमि खरीद किसानों की सहमति से की जाएगी और प्राधिकरण को फाइनेंशियल रेगुलेशंस का पालन करना कंपलसरी यहां पर होगा। सर, इस प्रोत्साहन के जरिए चाहती क्या है सरकार? क्या उसके मन में यह है कि जिसकी वजह से एक तरह से ये जो प्रोजेक्ट है ये लाया गया है यहाँ पर? अक्षय जी, ये समझिए कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो एक दिन की तैयारी से नहीं होता है। सो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो चाहते हैं कि ऐसी जगह इंडस्ट्री खुल रही हैं जहां लेबर की प्रॉब्लम नहीं है या जहां स्किल्ड लेबर की प्रॉब्लम नहीं है। अगर सरकार बाकी जगह पे भी यूपी में अपना डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट चीजें लाने की कोशिश कर रही है, बट जो यमुना एक्सप्रेसवे है उसको दिल्ली की प्रॉक्सिमिटी मिलने से, नोएडा गेटोडा का ऑलरेडी डेवलपमेंट होने से फायदा मिलता है। यहाँ पे अगर आज की तारीख में कोई इंडस्ट्री वाले लोग आते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, बड़ी मुफीद जगह है, बड़ा अच्छी जगह है जहां वो कर सकते हैं, क्योंकि बढ़ रहा है। आप यमुना एक्सप्रेस की कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से जेवर एयरपोर्ट, जो अपना नोएडा जेवर एयरपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, वहां से कनेक्टिविटी बढ़ गई है। साथ में मल्टीपल एक्सप्रेसवे यहाँ से गुजर रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे पास से जा रहा है, एफएनजी जा रहा है। सो इस तरह की जो ईस्टर्न पेरिफेरल जा रहा है, तो इस तरह की बहुत सारी कनेक्टिविटी बढ़ गई है, पहुंचने में सुविधा हो गई है लोगों को, और कच्चा माल पहुंचाना है या जो तैयार माल उसको पहुंचाना है, ये बहुत बड़ा सेगमेंट है वो तैयारियां हैं, जिसकी वजह से ये वाला एरिया जो यमुना एक्सप्रेसवे का है बड़ा फलेगा फूलेगा। और सरकार इसमें इन्वेस्टमेंट करके या यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी लाके बहुत समझदारी से काम दिखा रही है, क्योंकि इनका जो टारगेट है कि इनको 13 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, 3 ट्रिलियन की बनानी है, 5 ट्रिलियन की बनानी है, यूपी की इकोनॉमी बनानी है, तो उसमें बड़ा सहयोग करने वाला ये सब चीजें जो कि ये कर रहे हैं। सर, मतलब चौतरफा जो है वहाँ पर इंफ्रा वाइज देखा जाए तो डेवलपमेंट हो रहा है। सर, ऐसी सिचुएशन में क्या लग रहा है कि यमुना एक्सप्रेसवे जो धीमे धीमे काफ़ी हॉट ट्रेंडिंग एक तरह से एरिया बनता जा रहा है, वहाँ पर क्या और इजाफा प्रॉपर्टी के दामों में होने की उम्मीद लग रही है, संभावना लग रही है? सर, प्रॉपर्टी की प्राइसिंग में जो हम जब एप्रिसिएशन की बात करते हैं तो दो तरीके से होता है। एक तो सिंपल सा जो एनुअली कहीं एप्रिसिएशन होने चाहिए किसी चीज का, वो आता है, जो इंडेक्सिंग हम बोलते हैं, कुछ 5-6-7% का एक वो नॉर्मल एप्रिसिएशन आना होता है। लेकिन जो एरिया डेवलपिंग होते हैं वहां पे एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वो एरिया डेवलप होता जाएगा वैसे वैसे नए लोगों का रुझान बढ़ता जाएगा, और जितने लोग ज्यादा बायर्स वहां पे मूवमेंट करेंगे, जितने ज्यादा लोग वहां पे उस तरफ की तरफ आएंगे, वो प्राइसिंग को उसको इनहेंस करेंगे, बढ़ाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि यमुना एक्सप्रेसवे शुरू हुआ है तो इसकी प्राइसिंग तो जैसे ही लोग बसना शुरू होंगे, लोग आना शुरू होंगे, इसकी प्राइसिंग तो बढ़नी है, कोई डाउट ही नहीं है। सर, प्राइसिंग बढ़ेगी, लेकिन सर क्या लगता है कि मिडिल क्लास जो है, जिसको थोड़ा सा फोकस पिछले साल वो नहीं कर पाया क्योंकि प्राइस के लगातार इंक्रीमेंट हो रहे थे, उसको इस पहल से यहाँ पर कुछ फायदा होता हुआ दिख रहा है आम खरीदार को, या मिडिल क्लास या लोअर इनकम ग्रुप वाले जो बायर हैं हमारे? अगर सरकार अपना कुछ स्कीम्स लेके आती है और उसमें कुछ अलॉटमेंट कुछ लोगों को मिलता है तो नेचुरली वो उनको सस्ता मिलेगा, और वो फायदा तो उनको मिलने ही वाला है, जो कि वो कभी भी अवेल कर सकते हैं, क्योंकि स्कीम्स आएंगी, जो लैंड एक्विजिशन होगा तो स्कीम्स तो आएंगी। लेकिन अगर हम मार्केट की प्राइस की बात करें तो उसके डाउन आने के चांसेस बहुत कम है। अगर आएगा भी 2-4-5% का कभी अंतर आता है तो आएगा, अदरवाइज मार्केट तो नीचे नहीं आएगा। लोगों को फिर इसी में अपने आप को एकोमोडेट करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कैसे वो बाय कर सकते हैं। तो ये बात निकल कर आती है इस खबर को लेकर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में होम लोन अब सिर्फ बड़े शहरों तक लिमिटेड नहीं रह गया है। अर्बन मनी की होम बायर्स क्रेडिट पल्स की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार चंडीगढ़, जयपुर, सूरत, मदुरा, पलवल जैसे टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी घर खरीदने के लिए होम लोन की मांग जो है वो बढ़ रही है। पिछले साल 2025 में ये मांग YOY बेसिस पर 81% तक बढ़ गई, जो टियर 1 शहरों की लोन ग्रोथ से कहीं ज्यादा है। कुल होम लोन का 64% हिस्सा इन छोटे शहरों से आया है। रिपोर्ट बताती है
कि अब मिडिल क्लास और पहली बार घर लेने वाले लोग छोटे शहरों में ज़्यादा घर खरीद रहे हैं। बड़े शहरों की तुलना में इन जगहों पर घर सस्ते और किफ़ायती होने की वजह से ये रुझान बढ़ा है। इससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था का विस्तार अब मेट्रो शहरों से बाहर भी हो रहा है। सर, ये रिपोर्ट में जो डेटा बताया गया है, सर क्या लग रहा है कि किस बात के ये संकेत दे रहा है यहाँ पर? सर, आप दो तरीके से इसको देख सकते हैं। पहला तो ये है कि जो मेट्रोज में जो न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या जो भी इन्वेंट्री अवेलेबल है, उसकी प्राइसिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोगों की लिमिट से बाहर हो गई है, परचेजिंग लिमिट से बाहर आ रही है। तो उनको वो फोर्स हो रहे हैं कि वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज की तरफ जाएं। दूसरा, जो वर्क फ्रॉम होम से कल्चर शुरू हुआ है, तो वो उनको अपने शहर में जहां के वो रहने वाले हैं वहां पे ही एक अच्छा घर और अच्छी चीजें देखने की प्लानिंग चल रही है। इसलिए वो वहां पे जो नई इन्वेंट्री आ रही है टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में, वहां के जो बच्चे हैं, वहां के जो लोग हैं जो जॉब देखते हैं और जॉब के साथ में वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, तो वो एक अच्छा घर खरीदने की वहां प्लानिंग कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सैलरीज वगैरह है वो तो इम्प्रूव पहले से थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो वो अब वहां पे टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी में कंफर्टेबल अब घर लेने की बात कर रहे हैं, इसलिए वहां पे पर्चेसिंग ज्यादा हो रही है। और जब पर्चेसिंग ज्यादा होगी तो ऑफकोर्स लोन लोगों चाहिए होता है, तो लोन बढ़ना है। तो वो मूवमेंट रह नहीं रहना है। सर, होम लोन की जैसे डिमांड बढ़ रही है, तो सर क्या इससे जो छोटे शहर हैं वहाँ पर प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं वो भी शायद सर यहाँ पर बढ़ते हुए देख सकते हैं? सर, ये तो नेचुरल फिनोमेना है कि अगर जैसे डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसिंग बढ़नी होती है। सो वो तो हो ही रहा है। टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में भी रेट अब ठीक ठाक लेवल पे पहुंचने लगे हैं। तो वो तो हो रहा है सर। वो तो जैसे हम बताएं, मेट्रो की बात करें, मेट्रोज तो बहुत लोगों की आउट ऑफ रीच ही हो गया है। तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं, तो वहां पे जैसे जैसे लोग मूव करेंगे वो प्राइसिंग बढ़ेगी सर। सर, परचेजिंग पावर का सर यहाँ पर कितना बड़ा रोल आप मान रहे हैं? जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो यहाँ पर घर खरीदारों के लिए कितनी बड़ी यहाँ पर फैक्टर प्ले रोल कर रही है उनके घर खरीदने के फैसले को लेकर? सर, परचेजिंग पावर तो ऑफकोर्स जैसे जो होता है, तो आप ऐसे लेके चलें कि नोएडा में आज जो बहुत अच्छी क्वालिटी के फ्लैट्स आ रहे हैं, वो 3 बेडरूम का फ्लैट भी कोई 5 से 7 करोड़ रुपए की रेंज के आने लगे हैं। और अगर हम टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटी में बात करते हैं, तो वो अभी भी 1.5 करोड़ के आसपास की रेंज में, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की रेंज में वैरी कर रहे हैं। तो वो परचेजिंग पावर लोगों की जो जॉब कर रहे हैं खासकर उनके लिए तो परचेजिंग पावर इंप्रूव हुई है पहले से, तो वो उनकी रेंज में आ जाता है, वो बाय कर लेते हैं। लोन की कैपेसिटी बढ़ गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से भी उनका इफेक्ट पड़ा है कि वो ईएमआई ज्यादा दे सकते हैं। तो वो सब चीजों से फर्क पड़ा है, नेचुरली पड़ा है। सर, लोन को लेकर जैसे हम लोग यहाँ पर बात भी कर रहे थे, ओवरऑल सर देखा जाए तो रियल एस्टेट सेक्टर को यहाँ पर ग्रोथ मिलती हुई दिख सकती है आगे चल के, इस साल की अगर बात की जाए? सर, आप ऐसे लेके चलिए कि जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसकी एक साइकिल होती है। रियल एस्टेट की साइकिल भी कोई 10 साल के आसपास की एक साइकिल होती है, मोटा मोटा। आप लेके चले 2000 मतलब कोरोना के जस्ट बाद से शुरू हुआ था, तो 4-5 साल ग्रोथ इसको करना, 4 साल ग्रोथ करना था, फिर 1 साल का थोड़ा सा स्लैक आना था, और फिर 3-4 साल का स्टडी रहना था। तो आप मोटा मोटा मान के चलिए कि जो ग्रोथ होगी वो 4-5-6%, 7% के आसपास की ग्रोथ रियल एस्टेट में 1 साल में देखने को आएगी। बहुत हैवी ग्रोथ तो नहीं दिखती है 1 साल के अंदर। ठीक है, तो फिर इस साल रियल एस्टेट सेक्टर में भी थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लोन्स यहाँ पर टीयर 2 टीयर 3 शहरों में जैसे हो रहे हैं, तो फिर वहाँ पर इनका एक बड़ा रोल हो सकता है अगर पूरे ओवरऑल रियल स्टेट सेक्टर की ग्रोथ को लिहाज से भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर गुजरात रेरा ने एक डेवलपर की जो फ्लैट नहीं बिके हैं उसके लिए हाउसिंग सोसाइटी को मेंटेनेंस चार्ज देने का आदेश दिया है। बिल्डिंग यूज यानी कि बीयू की परमिशन मिलने की तारीख से लेकर यूनिट्स अलॉटीज को बेचे जाने तक का चार्ज डेवलपर को ही देना होगा। ये आदेश अहमदाबाद के वास्त्रापुर बेस्ड एक हाउसिंग सोसाइटी की शिकायत के बाद आया है, जहां बिल्डर अनसोल्ड फ्लैट्स का मेंटेनेंस शुल्क नहीं दे रहा था और मौजूदा सदस्यों को एक तरह से यहाँ पर बोझ उनके ऊपर पड़ रहा था। यहाँ पर गुजरात रेरा ने कहा कि अनसोल्ड फ्लैट्स का, अनसोल्ड यूनिट्स का मालिक अभी भी बिल्डर ही है, इसलिए उसे सिक्योरिटी, सफाई, लिफ्ट, बिजली आदि जैसे नॉर्मल रखरखाव के खर्चों में योगदान देना ही होगा। सर, ये कितना अहम फैसला मान रहे हैं ओवरऑल अगर देखा जाए इसको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लेके चलिए कि जब बिल्डर से कोई फ्लैट लेता है और किसी रीजन से पोजीशन लेट कर पाता है, लेता है, नहीं ले पाता है, नहीं है यहाँ पे, या उसका फंड्स का फाइनली मैनेजमेंट फाइनल नहीं है, तो बिल्डर भी उनसे मेंटेनेंस चार्ज तो वसूलते ही है जिस दिन से उन्होंने ऑफर कर दिया है। उसका रीजन भी है, मतलब वसूलते हुए बोलना ठीक भी है या नहीं भी ठीक है।
क्योंकि जो पूरी बिल्डिंग है उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि कॉमनली यूज होनी होनी है, उसका मेंटेनेंस होनी होना है। तो ये भी कहीं कहीं समझदारी नहीं है कि कुछ लिमिटेड लोगों पे जो वहां पर रह रहे हैं उनके ऊपर सारा भार डाला जाए। तो वो इक्वली सब पे डिवाइड होना चाहिए, जितने भी फ्लैट हैं वो सब पे इक्वली डिवाइड होना ही चाहिए। अगर वो फ्लैट गलती से बिल्डर के पास रह गए हैं, वो बेच नहीं पाया है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है उसका मेंटेनेंस वो दे। ये बहुत अच्छा रेरा ने अपना एक डिसीजन दिया है, और मेरे ख्याल से ये इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सब जगह देखने को मिलेंगे। मतलब ये नज़ीर एक तरह से बन सकता है, अलग अलग राज्यों के लिहाज से देखा जाए, अलग अलग बिल्डर्स के लिहाज से देखा जाए तो उनको भी ये कहीं ना कहीं आगे चल के इस फैसले का अमल करना पड़ सकता है। सर, डेवलपर मेंटेनेंस नहीं देता है तो सर सोसाइटी के पास ऐसे और कौन से ऑप्शन होते हैं जिससे कि जो मेंटेनेंस चार्ज की जो ये विवाद होता है उसको सुलझाया जा सके? सर, रेरा के पास तो वो जाए ही, रेरा से तो वो अपना एक डिसीजन ले ले। अगर रेरा के डिसीजन को भी बिल्डर नहीं मानता है तो वो फिर अपना डीएम के पास जाके उसकी रिकवरी के लिए सूट कर सकता है, और वो अपना रिकवरी में जा सकते हैं। बिल्डर को देना पड़ेगा पैसा, तो बिल्डर उससे भाग नहीं सकता। एक बार ऑर्डर आ गए हैं सरकारी, किसी कोर्ट के ऑर्डर आ गए हैं, रेरा भी एक कोर्ट है, तो उसमें अगर ऑर्डर आ गए हैं कि आपको इतनी पेनल्टी या इतना कुछ देना है, तो बिल्डर बहुत से बहुत इसका कुछ छूट की, माफी की आगे अपना एक अपील कर सकता है, वो दूसरी है। अदरवाइज तो उसको पेमेंट देनी ही पड़ेगी। ठीक है, रेरा के पास एक ऑप्शन है, यहाँ पर वहाँ पर जा सकता है। तो अगर रेरा ने यहाँ पर अल्टीमेटली दे दिया है, तो फिर आदेश दे दिया है, तो डेवलपर को यहाँ पर मेंटेनेंस चार्ज देना ही होगा, उसके पास कोई ऑप्शन दूसरा नहीं है। सर, इस तरह की समस्या सर मोस्टली आपने वैसे कई सारे केसेस देखे होंगे, क्या लग रहा है कि ऐसी समस्या मोस्टली कहाँ पर आती है और क्यों आती है? सर, वहीं पे आती है जहां बिल्डर के किसी रीजन से फ्लैट नहीं बिक पाए हों, अनसोल्ड इन्वेंट्री उनकी रह गई हो, वहां ही दिक्कत आती है। क्योंकि बिल्डर चाहता नहीं है कि बाद में वो कुछ खर्चा करे इस पे। वो चाहता है कि जितने भी ओनर्स हैं, जिनका पोजीशन ओनर्स ने ऑफर कर दिया है, उससे जो कलेक्शन है उससे उसके फ्लैट जिसकी ओनरशिप उसके पास है, बिल्डर के पास ओनरशिप रह गई है, वो भी मेंटेन हो जाए। सो वो अपने पैसे बचाने के चक्कर में इस तरह की हरकतें करते हैं। वो बेसिकली ये अनएथिकल है, क्योंकि अगर आप दूसरे बंदे से बोलते हैं कि आपने फ्लैट का ऑक्यूपेशन का ऑफर आ गया और आप ऑक्यूपेशन नहीं लिया है, तो आपको मेंटेनेंस देना चाहिए, तो वो बिल्डर पे भी लागू होता है। बिल्डर भी तो उस टाइम पे अनसोल्ड इन्वेंट्री का ओनर है ना, तो जो अगर ओनर है तो उसको देना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर सोसाइटी के लिए एक बड़ा फैसला ये है, और जो रेरा ने फैसला लिया है उससे अल्टीमेटली यहाँ पर बायर्स को भी यहाँ पर मदद मिलती हुई दिख सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान पोल्यूशन कम करने के लिए इन्वेंटिसाइजिंग प्रीकास्ट और स्टील कंस्ट्रक्शन मेथड्स को अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि कन्वेंशनल रीइंफोर्स्ड कंक्रीट यानी कि आरसी के बजाय ये इस्तेमाल करने से शहरों में धूल कम होगी और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस साफ सुथरी रहेगी और हवा की गुणवत्ता यहाँ पर बेहतर हो सकेगी। पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से इस छूट पर प्रोत्साहन देने पर बातचीत करने का भी सुझाव एक तरह से यहाँ पर दिया है। सर, इन्वेंटिसाइजिंग प्रीकास्ट और स्टील कंस्ट्रक्शन मेथड्स, हमारे दर्शकों को सर पहले बता दीजिए कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है ये? अगर आपने मेट्रो को कभी काम होते हुए देखा हो, तो मेट्रो के जो चीजें आती हैं बन के, जो पिलर्स के ऊपर चीजें लगाते हैं, पिलर्स वगैरह रहते हैं, वो पहले से प्रीकास्ट होके आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस तरह की जो चीजें हैं वो बनाने की फैक्ट्री कहीं अलग है। सो उस फैक्ट्री में प्रॉपर्ली सारा कुछ वो कंट्रोल रहता है। वहां पे धूल, मतलब जैसे सीमेंट की धूल उड़ना या धूल उड़ना, उसको पूरा कंट्रोल करते हैं वो, और उसका प्रीकास्ट करते हैं, पहले से बना के लेके आते हैं। आजकल दूसरा भी सिस्टम आ गया है कि जो स्ट्रक्चर है पूरा स्टील का बन जाता है। मतलब आप जो गर्डर होते हैं उससे पूरा स्ट्रक्चर बनाएं और उसके बाद में उसको अपने हिसाब से फिनिश करके उसको यूज करें। तो इस केसेस में क्या होता है कि ये सारे प्री फैब्रिकेटेड होता है, मतलब किसी फैक्ट्री से बन के आते हैं, तो साइड के ऊपर जो धूल धक्कड़ होती है, टाइम लगता है, डाइवर्जन करना पड़ता है, वो सब चीजों से बचा जा सकता है। और ये इसमें कोई डाउट नहीं कि इस तरह के जो प्रीकास्ट आते हैं इससे पोल्यूशन में कंट्रोल होगा। और सरकार को जो रिबेट की बात पीयूष गोयल जी ने की है, उसका रीजन ये है कि हल्के से महंगे पड़ते हैं, क्योंकि अगर स्टील स्ट्रक्चर पे आप जा रहे हो तो इसको कॉस्ट ज्यादा पड़नी है। तो अगर सरकार इसमें कुछ डिस्काउंट किसी तरह से करती है, कुछ प्रोत्साहन को कुछ करती है, तो लोगों की नीचे पहुंचने लगेगा, फिर लोग उसको यूज करना शुरू कर देंगे। लोग डरते हैं क्योंकि महंगा पड़ता है, इसलिए लोग इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। एक बार सरकार से कुछ छूट मिलती है तो पक्का इसको यूज करेंगे, और इसका फायदा तो पक्का एयर पोल्यूशन वगैरह में सब जगह होगा ही होगा। सर, मौजूदा माहौल में अगर देखें, क्योंकि इस साल की शुरुआत से लेकर, मतलब दिसंबर से लेकर अब तक जनवरी तक का हम लोग अलग अलग शहरों के, अलग अलग मेट्रो शहरों के अगर AQIs भी देखें तो प्रदूषण का बहुत ज़्यादा यहाँ पर
लगातार बढ़ता रहा और कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा रीज़न इसमें प्ले करता हुआ दिखा। सब मौजूदा माहौल में सर क्या लग रहा है कि ये रुझान यहाँ पर जो है वो कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर सकता है यहाँ पर? अगर ये मतलब ब्लैंकेट बैन हो जाए सरकार की तरफ से कि आपको प्री फैब्रिकेटेड यूज करना है और आप साइट पे ऑन साइट फैब्रिकेशन नहीं कर सकते हैं और उस तरह का जो यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसमें पक्की बात है कि फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसका जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस चीज का रहता है। जो फाइन पार्टिकल्स इसके अंदर घुलते रहते हैं, हवा के अंदर घुलते रहते हैं और वो पॉल्यूशन को बढ़ाते रहते हैं। अगर ये किसी तरह से रुक जाता है तो एयर क्वालिटी में, एयर पोल्यूशन में, AQI में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। हवा की जो साफ सुथरी होगी। तो ये जो पहल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हवा की गुणवत्ता को साफ करता हुआ दिख सकता है। आगे चल के लॉन्ग टर्म में भी इसके अच्छे परिणाम मिलने को दिख सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल इसी खबर से कि डेवलपर्स को सर जो प्रोत्साहन देने की भी जो बात की जा रही है, इससे वाकई में क्या घरों की कीमतें भी घटने की उम्मीद की जा सकती है इस प्रोत्साहन से? नहीं, प्री फैब्रिकेटेड की तो जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी जो अगर हम ऑन साइट फैब्रिकेशन है उसकी कॉस्ट से कंपेयर करते हैं तो प्री फैब्रिकेटेड की कॉस्ट ज्यादा होती है। अभी तो मुद्दा ये है कि हम जो प्री फैब्रिकेटेड है उसको ऑन साइट फैब्रिकेशन की कॉस्ट के बराबर कैसे लेके आए। अगर वो उसकी साइट के बराबर लेके आते हैं तो लोग यूज करना शुरू करेंगे। तो होम बायर्स को तो ऐसा फायदा नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि कॉस्टिंग में तो अंतर नहीं आ रहा है। बस ये कि सरकार को सब्सिडी देती है, वो जो पॉल्यूशन पे है हल्का सा कंट्रोल सरकार की तरफ से एक पॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रिब्यूट हो जाएगा, प्रोत्साहन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के हाउसिंग रियल एस्टेट मार्केट में अक्टूबर दिसंबर 2025 की तिमाही में मांग थोड़ी कमजोर हुई, जबकि सप्लाई जो है वो बढ़ी है। मैजिक ब्रिक्स की लेटेस्ट प्रॉप इंडेक्स रिपोर्ट में बताया गया है कि घर खरीदने की मांग पिछले 3 महीनों में लगभग 8.7% कम हुई है, लेकिन नए घरों की सप्लाई में 3.4% की बढ़त दर्ज हुई है। वहीं दिसंबर तिमाही में क्यू ऑन क्यू बेसिस पर घरों की कीमतों में केवल 1.5% और YOY आधार पर 16.9% की वृद्धि हुई है, जो पिछले 2 सालों में सबसे कम है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये राहत भरी स्थिति है, जहां खरीदार थोड़ी सावधानी बरत रहे हैं और डेवलपर्स अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रहे हैं। अगर ब्याज दरों में क्लैरिटी आती है और कीमतें काबू में रहती हैं तो साल 2026 में यानी कि इस साल बाजार फिर से मजबूत हो सकता है। सर 2 साल में सबसे कम बढ़ी हैं घरों की कीमतें। इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं कि मतलब जो इंक्रीमेंट हुआ है वो बेहद कम हुआ है पिछले 2 सालों में? सर एक तो आउट ऑफ रीच प्रॉपर्टी का पहुंच जाना इसका बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा जो रीजन अभी लोगों का लग रहा है कि लोग जो वर्ल्ड की सिचुएशन चल रही है, यहाँ पे वॉर हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है, जो अनसर्टेनिटी चल रही है, उसकी वजह से थोड़ा सा बाइंग में हल्का सा लोगों ने अपने आप को रोका हुआ है, क्योंकि वो उनकी जो लाइफ है या उनका जो जॉब्स हैं उनको अनसर्टेनिटी उधर से थोड़ा सा फील हो रही है कि पता नहीं कब कैसे क्या होएगा। इसलिए हल्का सा दोनों चीजों का जो इम्पैक्ट आया है उसका इम्पैक्ट अपन को मार्केट में दिख रहा है। लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी होने से और जो नए नए प्रोजेक्ट्स आने से आप ये मान के चलिए कि किसी तरीके से ये बायर्स के लिए फायदेमंद भी सौदा होने वाला है। अब बायर्स अपना हिसाब से जो बिल्डर्स हैं उनके साथ रेट नेगोशिएट कर सकते हैं, प्राइसिंग के बारे में बात कर सकते हैं और हल्का सा उनसे डिस्काउंट की बात कर सकते हैं। वो डिस्काउंट का फायदा वो चाहे तो बिल्डर से ले सकते हैं। ओके सर, मांग घटने और कीमतें कम बढ़ने को देखते हुए सर आपने वैसे थोड़ा बहुत बताया इसके बारे में कि वहाँ पर थोड़ी सी डिस्काउंटिंग हो सकती है, लेकिन बिल्डर की ओवरऑल स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या हो सकती है जिससे कि जो घर खरीदार हैं वो थोड़ा सा वापस आए यहाँ पर और खरीदारी शुरू करें? सर बिल्डर्स जो चाहेंगे वो मतलब बेसिकली बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट पेमेंट प्लान्स, देखिए प्रोजेक्ट तो वही है, फ्लैट वही है, सो अब बचता है कि जो पेमेंट प्लान है, जो पैसे लेने हैं बायर से, वो कैसे अट्रैक्टिव बनाए कि वो बायर उसकी तरफ आ जाए। सो वो कई बार प्लान बनाते हैं 20-80, 30-70, मतलब आप 20% अभी दीजिए, 80% परसेंट दे दीजिए, 30% अभी दीजिए, 70% परसेंट दे दीजिए। कई बार बोलते हैं कि साहब जो 20% दीजिए, 80% का बैंक लोन हम करा देते हैं, किस्तें हम देते रहेंगे 25% तक की। सो वो बायर्स के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है कि अभी मान के चलिए कि उन्होंने कोई 5 करोड़ की प्रॉपर्टी ली हो तो उनको 1 करोड़ रुपए भी देना है, 4 करोड़ रुपए उनको बाद में रजिस्ट्री के टाइम पे देना है, 25 के टाइम पे देना है। तो अगर बाय द वे वो 4-5 साल का एप्रिसिएशन भी देखते हैं तो उनके 1 करोड़ रुपए को वो एप्रिसिएशन मिलना होता है, तो उनको लगता है कि कुछ नहीं होगा, तो जो प्रॉफिट है
अगर वो 5-7% से भी प्रॉपर्टी बढ़ती रहती है 5-7, तो उनकी प्रॉफिट जो 1 करोड़ रुपए उन्होंने लगाया हुआ है वो 5 साल में जाके 2.5-3 करोड़ रुपए तो हो ही जाएगा। अगर उनको उस टाइम पे अपने आप को बाहर निकालना है एज ए इन्वेस्टमेंट, तो वो उनको फायदेमंद लगता है। तो इस तरह की स्कीम्स बिल्डर लेके आ रहे हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हों और हल्का सा मार्केट में मूवमेंट बना रहे, उनकी इन्वेंट्री सोल्ड ऑफ होती रहे। चलिए, बिल्डर्स की ओर से यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो बायर्स है वो अट्रैक्ट हो। लेकिन सर, क्या घर खरीदारों के लिए अभी ये मौका है, क्योंकि पिछले 2 साल में जैसे कि बताया कि सबसे कम इंक्रीमेंट हुआ है प्राइसेस के लिहाज से अगर देखा जाए, तो ये कंटिन्यू रहेगा ये फेज थोड़ा सा अभी, अगर पहले क्वार्टर को देखें या दूसरे क्वार्टर को लेके चले यहाँ पर? तो आप ऐसे लेके चलिए सर कि जो Q3 या Q4 रहेगा, इसमें आपको ऊपर की तरफ ट्रेंड दिखेगा और हल्का सा, क्योंकि उस टाइम पे हल्का सा जो बिल्डर है वो भी हल्का सा नेगोशिएशन की ज्यादा स्टेज पे आ चुका होगा। उस टाइम पे आप बिल्डर के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं, अपने टर्म पे बात कर सकते हैं और अपनी प्राइसिंग पे भी हल्का सा नेगोशिएट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डिस्काउंट वो देते हैं तो वो फायदेमंद सौदे हो सकते हैं, बट पेमेंट प्लान को आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा पेमेंट प्लान आपके हिसाब से ऐसा है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होगा। और ये मेरे ख्याल से Q3 Q4 में आपको इसमें थोड़ी सी ऊपर जाता है वो मार्केट दिखेगा। ठीक है, तो ये रही मुख्य खबरें जिस पर हम लोग डिस्कशन किया। अब ज़रा कुछ और खबरें हैं, उनको जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट साल 2025 में सालाना आधार पर 25% बढ़कर रिकॉर्ड 14.25 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। रियल एस्टेट सलाहकार CBRI ने 14 जनवरी को जारी एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। डेवलपर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट्स के साथ साथ अलग अलग सोर्सेज में इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैलेंडर ईयर 2024 में 11.43 अरब डॉलर रहा था। रिपोर्ट बताती है कि इस निवेश का बड़ा हिस्सा जमीन और विकास परियोजनाओं में लगा है। इसने कुल निवेश का 46% से ज्यादा हिस्सा अट्रैक्ट किया है, जबकि ऑफिस एसेट्स को भी अच्छी हिस्सेदारी मिली है, जिसकी हिस्सेदारी 28% रही है। यहाँ पर वहीं तेलंगाना हाईकोर्ट ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें बैंक ने एक कंपनी की संपत्ति के ऑक्शन के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि बैंक ने कानूनी प्रक्रिया का सही से पालन नहीं किया है। उस कंपनी के खिलाफ पहले लिक्विडेशन यानी कि कंपनी को बंद करके उसकी संपत्ति बेचने का आदेश दिया था और एक आधिकारिक लिक्विडेटर नियुक्त किया गया था जो सभी कर्जदारों के हित में संपत्ति बेचने का काम करता है। लेकिन बैंक ने बिना लिक्विडेटर को शामिल किए नीलामी कर दी और कम कीमत में बिक्री की। कोर्ट ने कहा है कि लिक्विडेटर को शामिल करना जरूरी है जिससे बेहतर कीमतें मिलें और सभी हितधारकों को फायदा हो, इसलिए कोर्ट ने पहले का फैसला बरकरार रखा और बैंक की अपील को रद्द कर दिया है। वहीं फिल्म अभिनेता जितेंद्र और उनके बेटे तुषार कपूर ने मुंबई में लगभग 559 करोड़ रुपए की बड़ी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेची है। ये जमीन और इमारत चांदीवाला के बालाजी IT पार्क में स्थित है। खरीदार जापान की एंटिटी ग्लोबल डेटा सेंटर्स नाम की कंपनी है और यह सौदा 9 जनवरी 2026 को रजिस्टर्ड हुआ था। ये इनकी दूसरी सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील है। इससे पहले जून 2025 में उन्होंने लगभग 855 करोड़ रुपए में जमीन बेची थी। इन दोनों को मिलाकर 8 महीनों में कुल 1414 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची गई है। सर, इन तीनों खबरों में से किसी एक खबर पर विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे सर आप? सर, जो आप बता रहे हैं कि कहना चाहिए अपना CBRI की रिपोर्ट के हिसाब से, तो आप ऐसे लेके चलिए कि जो इन्वेस्टमेंट है वो तो इंडिया की तरफ मूव करने हैं। आप इंडिया आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बनता जा रहा है, ये सभी को समझ में आ रहा है। आप इतनी तेजी से आपकी इकोनॉमी ग्रो हो रही है कि वर्ल्ड के सारे जितनी भी कंट्रीज हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, सबको आप अट्रैक्ट करने लगे हो। तो उस जब वो आते हैं तो वो अपना सारा इकोसिस्टम साथ में लेके आते हैं, तो उनको तो प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट उनको सूट करता है और ऑफिस स्पेस की उनकी नीड है। उस लिहाज से वो इसमें तो ऑफिस स्पेस में तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सर, जमीन और डेवलपमेंट में जो ज्यादा निवेश है उससे क्या घरों और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर भी असर देखने को मिल सकता है इसमें, रिपोर्ट के लिहाज से अगर देखा जाए तो? बिल्कुल सर, आप समझिए ना कि अगर डिमांड बढ़ जाती है तो फिर आपके हिसाब से प्राइसिंग का अप्रिसिएशन तो होना होता, प्राइस तो बढ़नी होती। इसलिए मैंने बोला ना Q3 Q4 में आपको इसका वो आपको इम्पैक्ट दिखेगा आपको। ठीक है, तो Q3 और Q4 में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और घर खरीदारों को अल्टीमेटली यहाँ पर फायदा होने की हम लोग उम्मीद यहाँ पर कर सकते हैं। खालिद सर, आपने आज समय दिया और तमाम खबरों का बहुत बारीकी से यहाँ पर विश्लेषण किया। सर, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि हम लोग इस साल पहली बार मिल रहे हैं, तो सर हमारी विशेष को आप एक्सेप्ट करें प्लीज। आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।
तो आज के शो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये कवरेज आपको पसंद आई होगी। अगर ये शो पसंद आया है तो इसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बाकी अब मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।